या हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी शुभम सेठी फ्रॉम कॉमर्स पाठशाला। बेटा, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी लेवल हो, आपको काम आएगा। और एग्जामिनेशन के अंदर ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम आपका 11th क्लास का हो, चाहे 12th क्लास का हो, चाहे ग्रेजुएशन हो। हर एक के अंदर ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आती हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं बेटा आपके साथ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रूल्स फॉर फ्रेमिंग जर्नल एंट्रीज क्या होता है। देखिए, अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले क्या रूल्स होते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं आपके डेबिट बैलेंस, एक होते हैं क्रेडिट बैलेंस। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, सर दो ही पार्ट में डिवाइड क्यों किया, तीन पार्ट में डिवाइड क्यों नहीं किया, चार पार्ट में डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी अकाउंट्स का जो बेस होता है वो होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो जैसे कॉइन के दो फेसेस होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, वैसे ही अकाउंट्स के बेटे दो पहलू हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। अब ध्यान से सुनना कि हमारे पास अकाउंट्स में कौन कौन सी आइटम्स होती हैं जिनको यूज करके हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं। एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम्स होती हैं, गेन्स होते हैं, रेवेन्यू होता है बेटा, और कैपिटल होता है। मोर और लेस इन आइटम से हमारी पूरी अकाउंट जो है वो चलती है। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। डेबिट बैलेंस किस किस का होता है? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का बेटा डेबिट बैलेंस होता है, लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, और इनके ऑपोजिट नेचर वाले इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, गेन का क्रेडिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, या इनकम गेन रेवेन्यू क्या होते हैं, तो आप हमारी बेसिक्स वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वाला नहीं पता चल रहा कि किस बेसिस पे हमारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में बाइफिकेशन हुआ है, तो वो वाली चीज भी आप हमारा बेसिक वाली वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेगी हमारी जर्नल एंट्रीज पे। कहते हैं कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर हमारा डेबिट बैलेंस अकाउंट में कोई इंक्रीज आ जाता है तो उसको जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं। और अगर किसी ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी डेबिट बैलेंस अकाउंट में अगर डिक्रीज आ जाता है तो उसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर देते हैं। और अगर क्रेडिट बैलेंस वाले में कभी इंक्रीज आता है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, और अगर डिक्रीज आता है तो उसे हम लोग डेबिट कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एसेट्स में इंक्रीज कब आएगा, अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में इंक्रीज कब आएगा? जब हम लोग एसेट को परचेज करेंगे। एसेट में डिक्रीज कब आएगा? जब हम उसको सेल करेंगे। ऐसी कैपिटल में अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल में इंक्रीज कब आएगा? जब कोई एडिशनल कैपिटल ऑनर लगाएगा। और कैपिटल में डिक्रीज कब आएगा? जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करेगा। कहने का मतलब ट्रांजेक्शन में देखिए, ट्रांजेक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर डेबिट बैलेंस अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दीजिए, और अगर जो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आपको। सबसे पहले कह रहे हैं चेक मिला है मिस्टर ए से, बी से, सी से, डी से 22 अप्रैल को, और चेक जो सी और डी से मिले हैं उस पर 15 मई की डेट डली हुई है। बेटे, चेक आपको मिला कब है? 22 अप्रैल को। और दो चेक पे डेट कब की डली हुई है? 15 मई। इसका मतलब ये चेक कौन से हैं? पोस्ट डेटेड चेक। देखिए, पोस्ट डेटेड चेक का ना अपना एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। जैसे अगर मान लीजिए 22 अप्रैल को मुझे 15 मई की डेट डले हुए अगर चेक मिलते हैं, तो 15 मई से पहले मैं उन चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा सकता। और अगर मैं उनको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा सकता हूं सेम डे पे, तो वो मेरे चेक इन हैंड के अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो ए और बी से जो चेक मिले वो तो मेरे क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि सेम डे पे डिपॉजिट हो गए। लेकिन सी और डी के चेक के ऊपर डेट डली हुई थी 15 मई की, ये देखिए ना, तो उसको मैं 15 मई से पहले डिपॉजिट बैंक में नहीं कर सकता। और अगर मेरे पास कोई चेक है लेकिन मैं उनको अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता या नहीं कर रहा, तो उनको चेक इन हैंड के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। ध्यान दीजिए, क्योंकि ए और बी के चेक का क्या किया क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि मैंने सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया। और बाकी सेम डे पे डिपॉजिट हो नहीं सकते, तो उनको किस हेड में डाल देंगे? चेक इन हैंड।
और किससे चेक मिला है आपको? 2A, 2B, 2C और 2D। तो टोटल आपके 10,000 और 10,000, 20,000 के चेक सेम डे पे डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। और 15,000 के चेक अभी सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हो सकते क्योंकि उनके ऊपर आगे की डेट डली हुई है। तो जब तक चेक की डेट नहीं आ जाती तब तक मैं उसको बैंक में जमा नहीं कर सकता। तो ये आ जाएगा 10,000, 10,000, 10,000 और 5,000। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो आपकी सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन है वो क्या बोल रहा है आपको कि जो चेक सीओडी से मिले थे वो हम लोगों ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिए 24 अप्रैल को, और बैंक ने हमसे 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया। इसका मतलब क्या है? जैसे मुझे 22 अप्रैल को बेटा चेक मिले, अब मैं 15 मई से पहले बैंक में चेक डाल नहीं सकता, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत अभी है। तो बैंक हमें क्या बोलता है कि ये चेक इन हैंड आप हमें दे दो, जब इसकी डेट आएगी दैट इज 15 मई, तो हम जाके सीओडी से पैसा ले आएंगे। और उस चीज के लिए बैंक हमसे 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, क्योंकि बैंक हमें पेमेंट कर रहा है 24 अप्रैल को, ये देखिए। और बैंक को पैसे कब मिलेंगे? जब इसकी ड्यू डेट है दैट इज 15 मई को। चलिए, तो बैंक हमें अभी पैसे दे देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक हमें पैसे कब दे रहा है? 24 अप्रैल को। बैंक को पैसे कब मिलेंगे? 15 मई को। उसके लिए बैंक हमसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। 2 आ जाएगा। हमारे हाथ से क्या चला गया? चेक इन हैंड। कितने के चेक थे बेटा जी? 15,000 के। एक सेकेंड, चलिए, कितने के चेक थे हमारे पास? 15,000 के। और बैंक ने कितना चार्ज कर लिया? 10% पर एनम। एक सेकेंड, मैं आपको जरा कैलकुलेशन शो कर देता हूं इसकी। देखिएगा, 15,000 रुपए के ऊपर 10%। बैंक हमें पैसे कब दे रहा है? 24 अप्रैल को। बैंक को कब मिलेगा? 15 मई को। तो कितने टाइम पहले बैंक हमें पैसे दे रहा है? अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 6 दिन अप्रैल के हो गए, मई में 15 हो गया, तो बैंक हमें 21 दिन पहले पेमेंट कर रहा है। तो बैंक हमसे इंटरेस्ट भी कितने दिन का चार्ज करेगा? 21 दिन का। तो ये जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा ये 86। तो यहां आ जाएगा 86 और यहां आ जाएगा 14,914। कैसे आया? 15,000 रुपए बैंक हमें अगर 21 दिन पहले दे रहा है, मतलब 15,000 के जो चेक इन हैंड लेकर, तो हमसे 10% पर एनम का इंटरेस्ट और 21 डेज का इंटरेस्ट, क्योंकि 24 अप्रैल तो कितने दिन हो गए? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन ये हो गए। और पेमेंट कब मिल रही है आपको? 15 मई को। तो 21 दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा 86 रुपीज। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है जी। अगला कह रहा है एक पुरानी मशीन है जिसकी बुक वैल्यू है 80,000, वो हमने एक न्यू मशीन 240 के अगेंस्ट एक्सचेंज करी है, लेकिन पुरानी मशीन की वैल्यू इन्होंने लगाई है 50,000। और किस कंपनी से खरीद रहे हैं हम? मशीन टूल्स। तो एक बात बताइए, हमारे पास न्यू मशीन आ रही है तो हम एंट्री क्या कर देंगे? मशीन न्यू अकाउंट डेबिटेड। तो हमारे पास न्यू मशीन कितने वाली आ रही है? चेक करके बताइए। 2,40,000 की। हमारे पास पुरानी मशीन कितनी वैल्यू वाली चली गई? 80,000 वाली। 80,000 वाली। लेकिन जो आपके पास से 80,000 की मशीन गई है उसकी वैल्यू इसने कितनी लगाई है? मशीन टूल्स लिमिटेड ने 50,000। मतलब आपके हिसाब से आपकी मशीन की वैल्यू थी 80,000, लेकिन जब आपने इसको एक्सचेंज में दिया तो उन्होंने उसकी वैल्यू लगाई 50,000। तो 30,000 का आपको लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो डेबिट, ये आ जाएगा लॉस ड्यू टू एक्सचेंज, या फिर आप इसको पी एंड एल भी ले सकते हैं। 80,000 वाली चीज की इन्होंने वैल्यू लगाई है 50,000, तो 30,000 का लॉस हो गया। तो कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, आपकी न्यू मशीन की वैल्यू कितनी थी? मैं आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूं। सर न्यू मशीन की वैल्यू थी 240, उसमें उन्होंने ओल्ड मशीन की वैल्यू क्या लगाई है? सर ओल्ड मशीन की वैल्यू उन्होंने मानी है 50,000, तो हमें और कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1,90,000। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका बैलेंस। तो वो कहां चला जाएगा? अब अगर इसमें बता ही नहीं रखा कि पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन पार्टी का नाम दे रखा है, तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट पे। तो टू मशीन
टूल्स लिमिटेड 1,90,000। न्यू मशीन आ गई 240 की, पुरानी मशीन चली गई 80 की। पुरानी मशीन को एक्सचेंज करने की वजह से 30 का लॉस हो गया, और बैलेंस पेमेंट हमें मशीन टूल्स लिमिटेड की कितनी देनी है बेटा? 1,90,000। अगला आ रहा है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे सेल्समैन को हमने गुड्स दिए थे बेचने के लिए, उसने अपनी 150 रुपए की कमीशन काट के हमें 3,000 दिए। इसका मतलब कस्टमर से उसको कितने मिले होंगे? सर कस्टमर से सेल्समैन को, जो सेल्समैन है, कस्टमर से सेल्समैन को मिले होंगे 3150। उसने अपनी 150 रुपए की कमीशन रख ली, और जो बैलेंस था आपका, दैट इज आपका 3,000 रुपए, वो हमें मिल गए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? हमारे पास कितने पैसे आए? कैश अकाउंट डेबिटेड 3,000 रुपए, और उसने कमीशन कितनी काट ली है? सर कमीशन उसने काटी है अपनी 150 रुपए की, कमीशन अकाउंट डेबिटेड 150। और टोटल सेल्स हमारी कितनी की हुई होगी? 2 आ जाएगा सेल्स अकाउंट 3150। तो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर से सेल्समैन को पैसे कितने मिले होंगे? 3,150। लेकिन 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 150 रुपए कमीशन काटने के बाद 3,000 रुपए हमारी जेब में आए, तो कैश में कितना बढ़ गया? 3,000। 150 रुपए की कमीशन, तो टोटल सेल्स कितने की रिकॉर्ड होगी? 3,150। सर 3,000 की नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कस्टमर से जो पैसा हमें मिलता है वो हमारी एक्चुअल सेल्स होती है, उसमें से 150 रुपए की कमीशन कट गई, तो कैश मिला 3,000, 150 की कमीशन, और सेल्स कितने की जनरेट हुई? 3,150। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पेपर में पूछा जाता है। कह रहे हैं एक अंजन नाम के व्यक्ति थे जिनको हम लोगों ने गुड सेल करे थे, उनको हमने रिबेट दी है। रिबेट का मतलब एक तरीके से होता है रिडक्शन, या फिर आप कह सकते हो रिफंड, या फिर आप कह सकते हो डिस्काउंट, बिकॉज देवर ऑफ पुअर क्वालिटी। एक्चुअल में क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ गुड्स बेचे लेकिन वो पुअर क्वालिटी के निकले, तो हमें उसको 2,000 रुपए का रिबेट देना पड़ा, रिफंड करना पड़ा। ये ना मिलता जुलता आपका एक तरीके से सेल्स रिटर्न की तरह ही है, लेकिन सेल्स रिटर्न और इसमें ये फर्क है, यहां पर गुड्स वापस नहीं हो रहे हैं लेकिन गुड्स पुअर क्वालिटी के थे। अच्छा, अगर ये सेल्स रिटर्न होता तो आप एंट्री क्या करते? सर अगर सेल्स की एंट्री होती तो एंट्री होती अंजन टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। और अगर मैं सेल्स रिटर्न की बात करूं तो एंट्री क्या होती? सर तो एंट्री होती हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। उल्टा रिवर्स करना है इसका, रिवर्स करना है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू अंजन। गुड्स हमने किसी को बेचे, उसको समझ नहीं आए, पसंद नहीं आए, तो उसने बोला सर गुड्स वापस ले लो। हमने बोला भैया गुड्स वापस नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा पुअर क्वालिटी के हैं, खराब है, तो चलो थोड़ा सा अमाउंट आपको रिफंड कर देते हैं। तो अगर गुड्स का प्राइस रिफंड करोगे तो कहीं ना कहीं उस पर लगाया गया जीएसटी भी आपको रिफंड करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या होता? 2,000 रुपए, 120 रुपए, 120 रुपए कैसे निकला? 120 और 120 कैसे निकला? 2,000 का 6%, 2,000 का 6%, 2240। लेकिन सर यहां पर गुड्स तो वापस हुए नहीं, इसी वजह से हम लोग यहां पर सेल्स रिटर्न की जगह पे क्या यूज करेंगे? रिबेट यूज करेंगे। इसकी वजह से हम लोग सेल्स रिटर्न की जगह पे रिबेट यूज करेंगे। बताइए यहां तक समझ में आता है आप लोगों को? यहां तक समझ में आता है? तो एक्चुअल में इसकी एंट्री क्या बन गई है बेटे? एक तरीके से ये सेल्स रिटर्न ही, बस फर्क इतना हुआ यहां पर गुड्स वापस नहीं जा रहे, इस वजह से हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया, हम लोगों ने रिबेट को डेबिट किया है। क्योंकि कस्टमर को पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट देने की वजह से हमें उसको 2,000 रुपीज जो गुड्स से रिलेटेड थे वापस करने पड़ रहे हैं, और अगर गुड्स से रिलेटेड वापस करने पड़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें जीएसटी भी जो चार्ज किया था एक्चुअल सेल्स के समय पे, वो भी हमें उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो टोटल कस्टमर की जेब में कितना जाएगा हमारी तरफ से? 2240। तो ये 5 जनरल एंट्री थी,
उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को बेसिक में प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। हमारा फोन नंबर है 8588953495। और फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में और भी किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप बता दीजिएगा, हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके वो अवेलेबल करवा देंगे। सिर्फ अकाउंट्स नहीं, किसी भी टॉपिक में, चाहे वो आपका अकाउंट्स है, चाहे वो आपका बिजनेस स्टडीज है, जो 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, अकाउंट्स और बीएसटी। अगर आपको किसी में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं और अपने डाउट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।